12 रूल्स फॉर लाइफ, यह बुक रीडर्स को लाइफ की सबसे ज्यादा फेस की जाने वाली बातों और एंशिएंट टीम से ह्यूमंस के जहन में मौजूदा इश्यूज की एक लिस्ट प्रोवाइड कराती है। ऑथर जॉर्डन बी पीटरसन ने हमें 12 गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें फिलोसॉफिकल और रिलीजियस मान्यताएं हैं, साथ ही कुछ किस्से कहानियां हैं जो कि हमारी लाइफ का एक मीनिंग प्रोवाइड कराती है। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, मिथ पर बेस्ड ये क्लियर और गुड प्रिंसिपल्स हैं जिन पर अमल करके हर कोई अपनी लाइफ बिता सकता है। दोस्तों, इस किताब के ऑथर जॉर्डन पीटरसन हैं, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ वह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कल्चरल क्रिटिक भी हैं। उन्होंने अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल यूट्यूब वीडियोस और पब्लिक अपीयरेंसेस के लिए बहुत सी पब्लिसिटी और मीडिया कवरेज पाया है, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की आलोचना की है। आइए दोस्तों, इस किताब की इंग्लिश बुक समरी को सुनते हैं। लाइफ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गाइड करने के लिए कुछ सॉलिड प्रैक्टिकल एडवाइस को जानिए। हाँ दोस्तों, लाइफ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गाइड करने के लिए कुछ सॉलिड प्रैक्टिकल एडवाइस को जानिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। पिनोशियो की स्टोरी में एक छोटे से पपेट की विश पूरी हो जाती है। वह उन रस्सियों से मुक्त हो जाता है जो उसकी लाइफ को कंट्रोल किए हुए थी और उसे एक असली आजाद लड़के के रूप में घूमने का अवसर मिलता है। लेकिन जो बात पिनोशियो ने महसूस नहीं की वो यह थी कि उसे असली जिंदगी में उन सभी खतरों के साथ साथ फैमिली, फ्रेंडशिप और ऑनेस्टी से जुड़े उन तमाम दुखों को भी झेलना होगा। पिनोशियो जैसी क्लासिकल स्टोरीज, साथ ही कई दूसरी पुरानी मिथ्स, फेरी टेल्स और रिलीजियस मान्यताएं, ये सभी लाइफ में उसके मीनिंग का पता लगाने के काम को एक ऑर्डर और केओस, फैमिलियर और एग्जॉटिक या सिक्योरिटी और एडवेंचर के बीच बैलेंसिंग एक्ट के रूप में पोर्ट्रे करते हैं। लोग सुकरात और अरस्तु जैसे फिलोसोफर्स के वर्क्स के साथ साथ हिस्टोरिकल टेक्स्ट को कंटिन्यू रखते हुए और फिर से रीरीड करते रहते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ को मीनिंग देने के लिए यूनिवर्सल वैल्यूज और रूल्स के लिए तरस रहे हैं। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें ऑथर जॉर्डन बी पीटरसन ने आज के कियोटिक टाइम के थ्रू मॉडर्न लोगों की हेल्प करने के लिए 12 ऐसी वैल्यूज की एक नई लिस्ट बनाते वक्त ध्यान में रखा है। जमाने भर की सोसाइटीज में हिरार्कीज यानी ऊंच नीच का एक कॉमन फैक्ट होता है दोस्तों, इसलिए अपने आप को गुड पोस्चर यानी अच्छी वैल्यू से जुड़े रखिए। हाँ दोस्तों, जमाने भर की सोसाइटीज में हिरार्कीज यानी ऊंच नीच का एक कॉमन फैक्ट होता है, इसलिए अपने आप को गुड पोस्चर यानी अच्छी वैल्यू से जुड़े रखिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सुनते हैं। आपने शायद एक कहावत सुनी होगी कि द पैकिंग ऑर्डर, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी ओरिजिनेशन, इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ था दोस्तों? ये नॉर्वेगियन जूलॉजिस्ट थ्रिलोलीफ स्क्वेज़ल्डर अप एबे से आई है, जो 1920 के दशक में बैनयार्ड चिकन्स की स्टडी कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इन बर्ड्स में साफ तौर से हिरार्की मौजूद थी, सबसे ऊपर थे सबसे हेल्दी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो हमेशा चिकन्स को खाना खिलाए जाने पर सबसे पहले खाते थे। सबसे नीचे सबसे कमजोर चिकन्स थे जिनके पंख टूटकर गिर चुके थे, जो सिर्फ बचे हुए टुकड़ों को खाते थे। तो इस तरीके के पैकिंग ऑर्डर्स चिकन्स तक ही सीमित नहीं है, वे तो पूरे एनिमल किंगडम में नेचुरली पाए जाते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए लॉबस्टर्स को ही ले लीजिए, चाहे वह समंदर में हो या पिंजरे में, सबसे बढ़िया रहने की जगह पाने के लिए, सबसे सेफ जगह पाने के लिए वे एक दूसरे के साथ जबरदस्त लड़ाई झगड़ा करते हैं। साइंटिस्ट ने पाया कि इस तरीके की कॉम्पिटिटिव फाइट से विनर्स और लूजर के दिमाग में अलग अलग केमिकल बैलेंसेस क्रिएट होंगे। विनर के पास ऑक्टोपेमीन की तुलना में सेरोटोनिन हार्मोन का हाई रेशियो होगा, जबकि हारने वाले लूजर में सही रेशियो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये लेवल्स लॉबस्टर के पोस्चर को भी प्रभावित कर सकता है। ज्यादा सेरोटोनिन विनर्स को ज्यादा चुस्त और ईमानदार बना देगा और ज्यादा ऑक्टोपेमीन हारने वालों को स्ट्रेसफुल और कंफ्यूज्ड कर देता है। यह डिफरेंस आगे की फाइट्स में एक फैक्टर साबित होगा, क्योंकि विनर लॉबस्टर बड़े और ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देंगे, जिससे लूजर दब्बू बने रहेंगे। तो जैसा कि आप गेस कर सकते हैं कि कॉमन पोस्चर और जीत या हार की यह साइकिल इंसानों के लिए भी एक बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। स्टडीज बताती हैं कि शराब या डिप्रेशन की चपेट में आने वालों में कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में एंटर करने के चांसेस कम ही होते हैं,
जो सिर्फ उनमें इनएक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूती देता है और उनमें लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। इसके उलट वे लोग जो विनिंग लाइन पर होते हैं, उन लोगों में अक्सर एक जोरदार और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज मौजूद होती है जो उनमें जीत की भावना को जिंदा रख सकती है। लॉबस्टर की तरह इंसान भी लगातार एक दूसरे के खिलाफ खुद की तुलना कर रहे हैं और हम एक पर्सन की इंटेलिजेंस को उसकी फिजिकलिटी के साथ जोड़ते हैं दोस्तों। इसलिए अगर आप अपने आप को एक एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो फर्स्ट रूल का पालन करें, अपना सर ऊंचा रखें और एक विनर की तरह वॉर करें। हाँ दोस्तों, अपनी भी केयर उसी मासूमियत के साथ करें जैसा कि आप अपने चहेतों की करते हैं। हाँ, अपनी भी केयर उसी मासूमियत के साथ करें जैसा कि आप अपने चहेतों के साथ करते हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। अगर आपका कुत्ता बीमार है दोस्तों, आपका डॉग बीमार था और पशु चिकित्सक यानी वेटरनरी डॉक्टर ने उसे दवा दी थी, पर क्या आप खुद के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे और क्या प्रिस्क्रिप्शन पर गौर करेंगे? ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो बीमार होते हैं तो वो कुछ यहाँ वहाँ की दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर के जाते नहीं। उनका कुत्ता बीमार होता है तो ज़रूर वो एकदम से जाते हैं। और तब भी दोस्तों 1/3 लोग डॉक्टर द्वारा दिए गए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को नज़रअंदाज भी कर देते हैं खुद की बात जब आती है। तो ये सवाल उठता है कि हम अपने पालतू जानवरों की बेहतर देखभाल करते हैं, खुद से ज़्यादा करते हैं, पर ऐसा क्यों करते हैं? आइए समझते हैं। इसकी एक वजह यह है दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा अपनी खुद की खामियों को गिनते रहते हैं, तो हम खुद से नफरत करना महसूस करते हैं, जो बदले में बेवजह ही सेल्फ पनिशमेंट और ऐसी भावना पैदा कर सकता है जिसके लिए हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इस तरीके से हम खुद की तुलना में दूसरों की बेहतर केयर करते हैं। यह मानना है कि हम नालायक हैं हमें फिर से एडम और ईव की स्टोरी में गार्डन ऑफ एडन ले जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। इस मेटामॉर्फिकल स्टोरी में एडम और ईव सभी इंसानों को रिप्रेजेंट करते हैं और वे एक बुरे स्नेक द्वारा दिए गए नॉलेज के फॉरबिडन एप्पल को खाने के लालच में आ जाते हैं। स्नेक की एडवाइस को फॉलो करने से इंसान कमज़ोर होकर हमेशा के लिए करप्ट हो गया, जैसा कि ये कहानी सुनाती है। जबकि गार्डन ऑफ एडन की कहानी हमें हमारे भीतर की इस डार्क साइड के बारे में आत्म जागरूक बनाती है और इस समझ को मजबूत भी कर सकती है कि हम अच्छी चीज़ों के लायक नहीं हैं। लेकिन इसे दूसरी तरीके से भी पढ़ा जा सकता है दोस्तों। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही करप्टेड है। हाँ दोस्तों, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही करप्टेड है। गार्डन के इंसानों और सरपेंट के पूरे वर्ल्ड के कानून और अपराधों के एक नेचुरल मिक्स के रूप में आप इसको देख सकते हैं। नेचर की इस डुअलिटी को ईस्टर्न फिलॉसफी में भी देखा जा सकता है और यिंग यांग सिंबल के 2 पार्ट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक लाइट और एक डार्क साइड होता है, फिर भी दोनों साइड्स के भीतर एक दूसरे का एक पोर्शन होता है और दोनों का एक दूसरे के बिना कोई वजूद नहीं होता है। तो इस सिनेरियो में लाइट और डार्क के बीच हेल्दी बैलेंस का पता लगाकर हार्मनी को पाया जाता है और किसी को भी हर दिशा में बहुत दूर तक जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को किसी भी बुरी चीज़ के कांटेक्ट में आने से बचाने की कोशिश करता है तो वह सिर्फ उस कियोस को बहुत सख्त ऑर्डर से बस दबा ही पाएंगे दोस्तों। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी तरीके से अच्छा बनने की कोशिश करना बेमतलब है, एकदम बेमतलब है। ये बात हमें सेकंड रूल की ओर ले जाती है, यानी खुद की केयर करें ठीक वैसे ही जैसे कि आप किसी गेस्ट की करते हैं। इसलिए अपने आप को संभालें दोस्तों, लेकिन कियोस के खिलाफ लड़ाई ना करें, क्योंकि यह एक बेमतलब की कोशिश ही है और बस वही करें जिसे करने से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है और जो आपके लिए बेस्ट होता है। एक बच्चे के रूप में आप खुद से अपने दांतों को ब्रश करने या अपने मिटन्स पहनने की इच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको खुद ही की जानी चाहिए दोस्तों। एक एडल्ट के रूप में आपको उन गोल्स को डिटरमाइन करना चाहिए जो आपको ये डिफाइन करने में मदद करता है कि आप कौन हैं और लाइफ में आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। फिर आपको ये स्टेप दिखाई देंगे दोस्तों जो आपको लेने चाहिए और जो आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे। बुरी संगत आपको ठोकर दे सकती है और इसलिए अपने दोस्तों को समझदारी से चुनें। हाँ दोस्तों, बुरी संगत आपको ठोकर दे सकती है, इसलिए अपने दोस्तों को समझदारी से चुनें। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सुनते हैं। ऑथर के बचपन के दोस्तों में से एक ने अपने नदर्न कैनेडियन होम टाउन फेयरव्यू एल्बर्टा की मिट्टी कभी नहीं छोड़ी दोस्तों। इसके बजाय वह वहीं पड़ा रहा और अपनी लाइफ बिगाड़ ली। बीच बीच में जब कभी ऑथर वहां लौट कर आते और अपने दोस्तों से मिलते और हर बार उनके उस दोस्त का आलस और काम चोरी और भी बढ़ती जाती।
एक वक्त जो नौजवान था वो अब बूढ़ा नजर आता था। ऑथर के लिए क्लियर हो गया था कि ये जो आलस और कामचोरी थी उसी ने ही उसके दोस्त के ऐसे हालात किए थे दोस्तों। और ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। वर्क प्लेस सेटिंग में यही सेम हालात एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जब एक अंडर अचीवर को हाई परफॉर्मर्स की टीम में डाल दिया जाता है, मैनेजर्स ये सोच सकता है कि इससे उस प्रॉब्लमैटिक एम्प्लॉय में दूसरों के प्रभाव से गुड हैबिट्स आएंगी, लेकिन स्टडीज से पता चला है कि इसका ऑपोजिट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है दोस्तों, और उसकी बैड हैबिट सभी के परफॉर्मेंस में फैल जाएगी और उसे गिराना शुरू कर देगी। यही वजह है कि थर्ड रूल ये पक्का करने के लिए है कि आप अपने आप को सपोर्टिव फ्रेंड्स के साथ जोड़े रखिए, यानी अच्छी संगत में रखिए, क्योंकि ये फ्रेंडशिप का एक टाइप है जो पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। अपने फ्रेंड्स के बारे में पिकी होना एक स्मार्ट मूव है और ये कतई बिल्कुल भी सेल्फिश या स्नॉबी नहीं है दोस्तों। सपोर्टिव और इनकरेज करने वाली फ्रेंडशिप दोनों तरीके से चलती है। जब आपको एक बूस्ट की जरूरत होती है तो वह आपके साथ होंगे दोस्तों, और अगर आपके फ्रेंड को किसी बुरी लत से छूटने या खुद को इंप्रूव करने में हेल्प की जरूरत होगी तो आप उनके लिए हाजिर होंगे। यह तरीका इंडिविजुअल सक्सेस को इनकरेज कर सकता है और एक टीम के हिस्से के रूप में यह ग्रेट सोशल अकम्प्लिशमेंट को जन्म दे सकता है। जब ऑथर ने कॉलेज के लिए फेयरव्यू को छोड़ दिया तो वह अपने जैसे माइंड वाले लोगों में शामिल हो गए, जिन्होंने एक दूसरे को अपनी स्टडी में और कई और बातों में हेल्प की, जैसे कि एक न्यूज़पेपर क्रिएट करना और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट यूनियन चलाना। आपको पता होगा वह आपके दोस्त ही होते हैं जो नेगेटिविटी को कीचड़ से आपको निकाल देते हैं दोस्तों, उस नेगेटिविटी की कीचड़ से आपको निकाल देते हैं। वह आपके लिए सबसे बेस्ट चाहते हैं, इसलिए वह आपको इससे बाहर निकलने और सही ट्रैक पर वापस आने के लिए इनकरेज करते हैं। प्रोग्रेस आपकी पास्ट अचीवमेंट से खुद को कंपेयर करके बनाई जाती है, दूसरों से कंपेयर करके नहीं। प्रोग्रेस आपके पास्ट अचीवमेंट से खुद को कंपेयर करके बनाई जाती है, दूसरों से कंपेयर करके नहीं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। पहले लगता था कि जो हमारे आसपास है बस वही दुनिया है, लेकिन अब इंटरनेट का शुक्रिया दोस्तों कि एक स्मॉल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट अब पास्ट की बात हो गई है। इन दिनों हम सभी ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं और अब इसका कोई मतलब नहीं है कि आप क्या हैं, क्योंकि हमेशा कोई आपसे बेहतर होता ही है। यह हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म के मुद्दे पर लाता है दोस्तों। अब किसी का खुद के लिए क्रिटिकल होना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो हमारे पास बूस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। खुद को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होगी। लकीली ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि प्रेजेंट को हमेशा एक खामी के रूप में और फ्यूचर को ज्यादा प्रॉमिसिंग देखा जाता है। इस टेंडेंसी की एक वजह यह भी होती है कि यह हमें आगे बढ़ने और एक्ट करने के लिए इनकरेज रखने में हेल्प करता है। हालांकि सेल्फ क्रिटिसिज्म खराब हो सकता है जब यह सब दूसरों से खुद की तुलना करने के बारे में हो जाता है। जब ऐसा होता है तो हम जल्दी से अपनी तरक्की से चूक जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले यह हमें ब्लैक एंड व्हाइट टर्म की सोच की ओर ले जाता है। हम या तो सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे। यह हमें बढ़ते हुए इंप्रूवमेंट को देखने से रोकता है दोस्तों, जो अक्सर छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं दोस्तों। कंपैरिजन हमारी लाइफ के एक ही पहलू पर फोकस करता है और सच्चाई से परे होकर हमें हमारी बिग पिक्चर से दूर कर देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप लास्ट ईयर की एक समीक्षा कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और नोटिस करते हैं कि आप अपने कुछ फ्रेंड्स की तुलना में अधिक प्रोडक्टिव नहीं रहे। आप फौरन टोटल फेलियर में जकड़ सकते हैं अपने आप को, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे और अपनी लाइफ के सभी फैक्ट्स को देखेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि आपने अपनी फैमिली लाइफ में कुछ रियल इंप्रूवमेंट्स तो किए ही हैं। यही वजह है कि फोर्थ रूल कहता है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें और हमेशा अपनी खुद के पास्ट अचीवमेंट्स की तुलना करके खुद को मेजर करें दोस्तों। करंट रिजल्ट्स की तुलना पिछले रिजल्ट से करने से भी आप आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों, जब आप खुद से कॉम्पीट करते रहेंगे। अगर आप यह सोचना शुरू कर देते हैं कि आप हमेशा जीत रहे हैं तो यह एक ऐसे खतरे का सूचक है कि आपको आगे बढ़कर रिस्क लेने और चैलेंजिंग जॉब्स करने के लिए आपको वो प्रोत्साहित नहीं करेगा और उसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अपनी प्रोग्रेस को चेक करते वक्त अपने आप को एक होम इंस्पेक्टर के रूप में देखिए दोस्तों। ऐसा सोचिए, इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे तक की चीज़ों को गौर से देखना और हर प्रॉब्लम को कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये एक कॉस्मेटिक या एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट है? इससे पहले कि आप इस पर अप्रूवल की स्टैम्प लगा दें, उन चीज़ों की एक लिस्ट बना ले दोस्तों जिनमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यह डिटेल्ड अप्रोच आपको खुद को इतना बिजी रखेगी कि आप दूसरों के खिलाफ सोच ही नहीं पाएंगे दोस्तों।
एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबल और दयालु बनाना एक पेरेंट की ड्यूटी होती है। हाँ, एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबल और दयालु बनाना एक पेरेंट की ड्यूटी होती है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। अगर आपने कभी ऐसे पेरेंट को, एक ऐसे चाइल्ड को इग्नोर करते देखा है जो बहुत जिद्दी है, तो आप ये सोचकर हैरान हो सकते हैं कि क्या वह सिर्फ बैड पेरेंट है या क्या वह खुद ही बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। बच्चे के पालन पोषण के प्रति अप्रोचेस पिछले कई सालों में चेंज हुई है दोस्तों, जो कि अक्सर सदियों पुरानी नेचर वर्सेस नर्चर डेटाबेस की बदौलत होता है। और हम जिस तरीके के इंस्टिंक्ट के साथ पैदा हुए हैं उसके बारे में अलग अलग ओपिनियंस हम रखते हैं। 18th सेंचुरी में फिलोसोफर जीन जैक्विस राउसर एक पॉपुलर बिलीफ को क्रिएट किया था उन्होंने, जो यह सजेस्ट करती थी कि हमारे प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स तो बहुत जेंटल और बच्चों के जैसे स्वीट थे। उन्होंने वॉर हिस्ट्री और वायलेंस को हमारी सिविलाइजेशन के करप्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन आजकल अब हमारे पास इस फैक्ट की क्लियर समझ है कि लोग असल में एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा होते हैं और उन्हें यह सीखना चाहिए कि कैसे दयालु, विनम्र और ज़्यादा सिविलाइज्ड एडल्ट बना जाए। आखिरकार आपको ये याद रखना चाहिए कि खेल के मैदान में शातिर बच्चे भी मिल सकते हैं। ज़्यादातर वर्क प्लेसेस कंपैरिजन के अखाड़े जो बने हुए हैं दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग ये असल में पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वे अपने नेचुरली एग्रेसिव यंगस्टर्स को सिखाएं कि एक बेहतर तरीके से वेल एडजस्टेड एडल्ट कैसे बना जाए, जो कि हमें 5th रूल बताता है। पेरेंट्स को एक फ्रेंड से ज़्यादा बनने की ज़रूरत है दोस्तों। उन्हें बच्चों को एक जिम्मेदार और लायक ह्यूमन बीइंग बनाने की ज़रूरत है। ये एक चुनौती हो सकती है क्योंकि कोई भी बुरा आदमी होना नहीं चाहता है दोस्तों, लेकिन बच्चे एग्रेसिव होते हैं क्योंकि उनके पास लिमिट को ब्रेक करने की नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होती है, ताकि वह ये पता लगा सकें कि सोसाइटी की हदें कहाँ तक है। तो एक पेरेंट्स को उन लाइंस को ड्रॉ करने में सख्त और जिम्मेदार होना होगा। हालांकि ये सुनने में मज़ेदार नहीं लग सकता है, तो इसे इस तरीके से सोचें कि अगर वह इन चीज़ों को प्यार करने वाले समझदार पेरेंट्स से नहीं सीखते हैं तो वह इसे बाद में इसे कुछ और तरीके से सीखेंगे जिसमें प्यार और समझ की कमी होगी। तो आइए दोस्तों, एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए 3 अच्छे मेथड्स पर नज़र डालते हैं। हाँ, एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए 3 अच्छे मेथड्स पर नज़र डालते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट मेथड है कि रूल्स को जितना हो सके लिमिटेड रखिए दोस्त। बहुत से रूल बच्चों को फ्रस्ट्रेटेड कर देते हैं, जो लगातार नासमझी करते हैं। इसलिए चीज़ों को कुछ बेसिक, आसानी से समझाए जाने वाली प्रिंसिपल्स तक लिमिटेड रखिए, जैसे कि जब तक ज़रूरी ना हो सेल्फ डिफेंस में किसी को मारना नहीं है। हाँ, जब तक ज़रूरी ना हो सेल्फ डिफेंस में किसी को मारना नहीं है। सेकंड, कि कम से कम ताकत का इस्तेमाल करिए। इफेक्टिव और फेयर डिसिप्लिन सिर्फ तभी लागू किया जा सकता है जब रिजल्ट्स क्लियर हो पाए। पनिशमेंट्स को क्राइम को फिट करने की भी ज़रूरत होती है। इसका मीनिंग है कि यह एक बच्चे के लिए सिर्फ उतना ही ज़रूरी होना चाहिए ताकि बच्चा रूल को फिर से ना तोड़े। कभी कभी एक डिसअपॉइंटेड लुक की ज़रूरत भी होती है। कई बार यह उसे एक वीक तक वीडियो गेम ना खेलने देने के रूप में भी हो सकती है। थर्ड मेथड है कि हमेशा एक जोड़ी के रूप में बच्चे को हैंडल करें। बच्चे क्लेवर होते हैं दोस्तों। वे एक पेरेंट को दूसरे के खिलाफ चुगली करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स का एक साथ इकट्ठा होना ज़रूरी है। साथ ही हर पेरेंट गलतियां करता है, लेकिन अगर आपके पास एक सपोर्टिव पार्टनर है तो आप उन मिस्टेक्स को नोटिस करना और ठीक करना पसंद करेंगे दोस्तों। दुनिया इनजस्टिसेस से भरी पड़ी हुई है, लेकिन हमें अपने मतलब के लिए लाइफ में दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, दुनिया इनजस्टिसेस से भरी पड़ी हुई है, लेकिन हमें अपने मतलब के लिए लाइफ में दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। हवा में बात करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। दुनिया चैलेंजेस और दुखों से भरी हुई है, लेकिन इसमें निराश नहीं होना है। फिर भी उम्र भर कई लोगों ने लाइफ को इतनी बुरी और अनफेयर पाया है कि वह बदले में उसे कोसते हैं। रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय ने इसे इतना बदतर देखा है कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि इसके जवाब में सिर्फ 4 वैलिड रिस्पॉन्स हो सकते थे। बच्चे की तरह इग्नोर करना, सुख को गले लगाना, सुसाइड करना या इन सब का मुकाबला करना। टॉल्स्टॉय ने अपने एसे अ कन्फेशन में इन पोजीशन को एनालाइज किया और ये कंक्लूजन निकाला कि सबसे ऑनेस्ट रिस्पॉन्स सुसाइड था, जबकि स्ट्रगल करना एक्शन के लिए नाकाफी साबित होता था दोस्तों। दूसरे लोगों ने भी इसी तरीके से जवाब दिया है। फिर भी अपने साथ साथ दूसरे लोगों की बातों को भी शामिल किया गया, जो कि मर्डर सुसाइड की तरह जाना जाता है। जैसा कि सैंडी हुक या
कोलंबियन स्कूल शूटिंग 2016 के जून के बाद से 1260 दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स में 1000 बार शूटिंग यानी गोलाबारी हुई थी, जिसमें किसी ने 4 या उससे ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। कई केसेस में तो खुद को गोली भी मार ली थी दोस्तों। लेकिन टॉल्स्टॉय की बेरंग दुनिया के नज़रिए के बावजूद, और चाहे आप कितने भी पीड़ित या क्रूअल या अनफेयर ही क्यों ना हो, आपको दुनिया को दोष नहीं देना चाहिए। यह लाइफ के लिए 6th रूल को बताता है, जिसमें कहा गया है कि आपको दुनिया को जज करने से पहले अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक दूसरे रशियन राइटर हैं जो कि अलेक्जेंडर के नाम से जाने जाते हैं। वह मानते थे कि लाइफ की क्रूअलिटी को रिजेक्ट करना पॉसिबल है, भले ही आपके लिए क्रूअल यानी बद से बदतर ही क्यों ना हो गई हो। अलेक्जेंडर उन कम्युनिस्ट में से एक थे जिन्होंने 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिर भी अपनी सर्विस के बावजूद वह वॉर के बाद अपने ही ओन स्टेट में कैद हो गए थे। ये वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये अलेक्जेंडर सोल्जीनित्सन की बात हो रही है। तो अपनी सर्विस के बावजूद वह वॉर के बाद अपने ही ओन स्टेट में कैद हो गए थे। और जैसा कि रशियन गुलाग में लाइफ इतनी भी खराब नहीं थी, पर उन्हें सजा काटते हुए कैंसर हो गया था। लेकिन इन सब के बावजूद अलेक्जेंडर ने दुनिया को अपनी लाइफ के लिए ज़्यादा दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट करने में अपना रोल स्वीकार किया, जिससे उन्हें बंदी बनना पड़ा। और तब जितना भी टाइम उनके पास बचा था, उन्होंने उसे दुनिया को कुछ अच्छे देने के रूप में यूटिलाइज किया, ताकि अपना अच्छा योगदान देकर वो अपनी अंतिम जिंदगी को काट सके। उन्होंने जो बुक लिखी उसमें द गुलाग आर्चिपेलागो भी शामिल थी, जिसने एक हिस्ट्री और साथ ही साथ सोवियत कैंप्स की बैड साइड्स भी बताई गई थी। इस बुक ने दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के बीच कम्युनिज्म के स्टालिन की सोच को फैलाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। सैक्रिफाइस एक मीनिंगफुल एक्ट हो सकता है और हमें इमीडिएट प्लेजर का कोई तोड़ निकालना होगा। हाँ दोस्तों, सैक्रिफाइस एक मीनिंगफुल एक्ट हो सकता है और हमें इमीडिएट प्लेजर का कोई तोड़ निकालना होगा। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। क्या आपने उस मंकी के बारे में कहानी सुनी है दोस्तों, जो कुकी जार में अपने हाथ डालते हुए पकड़ा गया था? जैसा कि स्टोरी कहती है कि खुले जार के अंदर एक कुकी बची हुई थी और जार का मुंह मंकी के उसके अंदर हाथ डालने के लिए तो काफ़ी था, मगर इतना बड़ा नहीं था कि उसकी मुट्ठी उससे वापस बाहर निकल सके। तो अगर वह लालच में उसमें हाथ डालता तो फंस जाता, और ऐसा ही हुआ। तो यहाँ तक कि स्टोरी का मॉरल यह था कि लालच के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मंकी ने अपना हाथ उसमें फंसा दिया, उसने अपनी मुट्ठी नहीं खोली क्योंकि उसे कुकी का लालच था और उसने अपना हाथ नहीं खोला, उसने उस लालच को नहीं छोड़ा। तो ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी इंसान का जो एक त्याग का बिहेवियर है, और मैं तो कहूँगा कि उसका जो लालच का बिहेवियर है, इससे अलग नहीं है। कितने लोग हैं जो हर दिन सुखों का पीछा करते हैं और इसके लिए मेहनत करते हैं, और कितने लोग सुखों को पाने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। दुनिया को निराशा के एक गड्ढे के रूप में देखने के साइड इफ़ेक्ट्स में एक बात यह है कि ये इमीडिएट प्लेजर पर बेस्ड लाइफ को खास तौर से जस्टिफाई करना ईजी बना देती है, जो इसे और ज़्यादा सहनीय बना देगा दोस्तों। इसके अलावा अगर यह आपको खुशी देता है तो यह बुरा नहीं हो सकता है, राइट? यही लॉजिक अनाप शनाप खाने पीने, ड्रग्स लेने, सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर अय्याशियाँ करने और दूसरे खुद को बिगाड़ने वाले बिहेवियर्स के पीछे साइकोलॉजी का मेन हाथ होता है दोस्तों। तो इस लॉजिक का दूसरा पहलू सेक्रीफाइस भी है, जैसे अभी कुछ चीज़ों का त्याग करके फ्यूचर में बेहतर चीज़ों को पाना। यह हमारे पुराने वक्त में वापस हमारे को ले जाता है, जैसे कई ट्राइब्स सर्दियों में भोजन की व्यवस्था के लिए इसे इकट्ठा करते थे ताकि कम्युनिटी के उन लोगों की हेल्प की जाए जो खेती और शिकार नहीं कर पाते थे। बाइबल में भी इस बारे में एक अलग टॉपिक है। जब गॉड एडम और ईव को स्वर्ग के बाहर निकाल देते हैं तो ये साफ हो जाता है कि उनका जो मुख्य पाप था वह उनकी खराब और क्रूअल लाइफ का कारण बना था, जिसका सामना हर किसी को करना ही पड़ता है, हम देखते हैं। हालांकि लाइफ में हमारे दुख वो सेक्रीफाइस की तरह हो सकते हैं जिससे हम आगे आने वाली लाइफ के सुखों को भोग सकें। यह हमें रूल नंबर 7 की ओर ले जाता है दोस्तों, जो कहता है कि अचानक से दिखाई देने वाले लालच के बदले मीनिंगफुल गोल्स की तलाश करें। हाँ दोस्तों, अचानक से दिखाई देने वाले लालच के बदले में मीनिंगफुल गोल्स की तलाश करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है और ऐसा तो ज़्यादातर लोग पहले से ही करते आ रहे हैं।
आफ्टर ऑल हम काम पर जाने के लिए अपने टाइम को सेक्रीफाइस करते हैं और घंटों काम में जुटे रहते हैं ताकि हम बाद में छुट्टी ले सकें या समर में बीच पर रिलैक्स कर सकें। लेकिन यह आपके पर्सनल फायदों के लिए सेक्रीफाइस करने से ज़्यादा गहरी बात है दोस्तों। वहाँ कई बड़ी और छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम बड़ी खुशी के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और जितना बड़ा बलिदान यानी सेक्रीफाइस होगा उतना ही ज़्यादा वो फायदेमंद हो सकता है। इसे एक कमल के फूल के एग्जाम्पल में ले लीजिए दोस्तों। यह प्लांट एक झील के तल पर अपनी लाइफ शुरू करता है और इंच बाय इंच यह डार्कनेस से बाहर निकलता जाता है और कीचड़ में पैदा होता है दोस्तों, जब तक ये पानी की सतह पर दिखाई नहीं देता है और सूरज की रोशनी पाकर खिल नहीं उठता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहें और हर तरीके का सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहें, और तब आपको यकीनन पुरस्कार मिलेगा दोस्तों, दिया जाएगा। झूठ, सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देना एक कॉमन टूल है दोस्तों, लेकिन हमें ट्रू लाइफ जीने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देना एक कॉमन टूल है, लेकिन हमें ट्रू लाइफ जीने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। जर्मन फिलोसोफर फ्राइडरिच नीत्शे का मानना था कि आप किसी पर्सन की आत्मा की पावर को इस बेस पर मेजर कर सकते हैं कि वह हकीकत को किस हद तक सहन कर सकता है, जबकि सच को अक्सर हमारे कल्चर में एक वैल्यूएबल कमोडिटी माना जाता है। फिर भी हम हर वक्त झूठ बोलते हैं दोस्तों। खुद में और दूसरों में झूठ बोलने का एक मेन रीज़न यह होता है कि हम जो सोचते हैं वह पाना चाहते हैं। ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर ने इसे लाइफ लाइज कहा है, और यह उन चीज़ों के बारे में है जो हम करते हैं, और यह एक पुअर थॉट गोल को रियलिटी में बदलने के बारे में है दोस्तों। उदाहरण के लिए आप अपने रिटायरमेंट को मैक्सिको के एक लोनली और शांत बीच पर इमेजिन कर सकते हैं जिसमें मार्गरेटस की इनफाइनाइट सप्लाई हो। इस तरीके का गोल इतना अट्रैक्टिव हो सकता है कि आप अपने आप को इसे सोचकर फूल बनाना जारी रख सकते हैं, यहाँ तक कि यह आपको रियल एंजॉयमेंट से दूर कर देता है। आप सन, सैंड, बूज के प्रति भी एलर्जीज को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इस परफेक्ट प्लान के बारे में अपने आप से झूठ बोलना जारी रखना कोई रियल प्लान नहीं है, क्योंकि आपने किसी भी ऐसी सॉलिड स्टेप की पहचान नहीं की है जो शायद इसे एक रियलिटी बना सकता था, यानी यह एक मनगढ़ंत प्लानिंग की तरह हो सकता है। इस तरीके के भ्रम अक्सर हमारी सोच में खुद को फूल बनाने की एक एबिलिटी को जनरेट कर लेते हैं कि हम पहले से ही वो सब कुछ जानते हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है, पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। यह स्पेशली एक फूलिश पर्सपेक्टिव है क्योंकि यह सीखने और बढ़ने की हमारी नेचुरल डिज़ायर से हमें दूर करता जाता है। लेकिन इससे भी बदतर चीज़ें और ख़राब तब हो सकती हैं जब आप अपनी लाइफ को ही एक झूठ समझ रहे हों और सच को पहचानने के लिए तैयार ही ना हो। जॉन मिल्टन की एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट में लूसीफर को एक आइडल कैरेक्टर के रूप में पेश किया गया है, लेकिन वह एक ऐसा इंसान है जो अपने टैलेंट के नशे में बहुत घमंडी हो जाता है। इतना ही नहीं, वह और उसके फॉलोअर्स को भगवान के अस्तित्व को झुठलाने की वजह से स्वर्ग से लात मारकर निकाल दिया जाता है। यह रूल नंबर 8 को सेट करता है दोस्तों, यानी झूठ बोलना बंद करो और सत्यवादी बनो। हाँ, झूठ बोलना बंद करो और सत्यवादी बनो। आपको अपने हर एम्बिशियस गोल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आपके गोल रियलिस्टिक हो सके और सच को रिफ्लेक्ट कर सके। इसलिए जैसे जैसे आपकी समझ और दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदलेगा, वैसे वैसे आपके गोल्स भी होने चाहिए दोस्तों। और अगर आपकी लाइफ ट्रैक पर नहीं है तो मौजूदा हालात में आप जिस ट्रुथ यानी सच को फॉलो कर रहे हैं जो कि आपको वीक और नीरस लग रहा है, तो उसे चैलेंज करने का वक्त आ जाता है, और तब आपको पर्सनल ट्रुथ की पहचान होती है ताकि आप राइट ट्रैक पर वापस आ सकें। तो बातचीत लर्निंग और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, ना कि कॉम्पीट करने की। हाँ दोस्तों, बातचीत लर्निंग और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, ना कि कॉम्पीट करने की। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। एंशिएंट फिलोसोफर सोक्रेटिस को उनकी मौत के हजारों साल बाद आज भी सबसे बुद्धिमान आदमियों में से एक माना जाता है। इसके कारणों में से एक यह है कि उनका विश्वास सिर्फ यही था कि वह मानते थे कि वह कुछ नहीं जानते थे, और यह उनकी बातचीत में एक प्रेरणा शक्ति की तरह थी और उनमें सीखने के लिए खुलापन था दोस्तों। जब आप हकीकत में बातचीत में शामिल होते हैं तो सोचने के लिए एक सिमिलर प्रोसेस थिंकिंग होना चाहिए दोस्तों। जब आप किसी इशू के दोनों साइड्स का पता लगाते हैं तो चीज़ों को सुनना ज़रूरी हो जाता है।
तो एक तरीके से आप अपना खुद का एक इंटरनल डायलॉग बन रहे होते हैं जिसको निभाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको अपने कंक्लूजन में ऑब्जेक्टिव में बने रहना होता है। साथ ही साथ आपको दोनों साइड्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत भी होती है। ये एक बड़ी वजह है कि क्यों लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ताकि वह किसी इशू के दोनों साइड्स को आसानी से पेश कर सकें और कंक्लूजन पर पहुंच सकें। यहाँ तक कि चिल्ड्रन भी ऐसा ही करते हैं दोस्तों। अगर कोई बच्चा सोचता है कि छत पर खेलने में मज़ा आएगा, तो वह इस आइडिया को एक फ्रेंड को दे सकता है, जो कि इस आइडिया के खतरे के बारे में भी उसे बताएगा। तो जब बातचीत आगे बढ़ती है तो बच्चा ओरिजिनल आइडिया पर एक नए नज़रिए के साथ आता है कि भैया छत पे खेलना तो अच्छा है, पर वो खतरा भी साबित हो सकता है। और फिर वो ये सजेस्ट करता है कि हो सकता है कि छत पर खेलते वक्त किसी को गिरकर चोट लग सकती है, और इस तरीके से ये कंक्लूजन का एक राइट डिसीजन हो सकता है दोस्तों। हालांकि कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत अक्सर इस तरीके से नहीं होती है। इसकी बजाय एक पर्सन या शायद दोनों लोग डायलॉग को सुनने से इनकार कर दें और इसे एक कंपटीशन के रूप में ट्रीट करें, क्योंकि उन्हें अपने प्री कॉन्सेप्शन को वैलिड बनाने के लिए जीतने की ज़रूरत होती है। इसलिए सुनने की बजाय कि सेकंड पर्सन क्या कहना चाहता है, वह इस बारे में सोच रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या कहना है या यह काम करता है कि नहीं, और एक दूसरे में फिर टक्कर हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ 9th रूल आता है दोस्तों, और ये बताता है कि सीखने के लिए ज़रूरी है कि दूसरा क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुनिए। बेहतर बातचीत करने वाला होने के लिए एक इजी ट्रिक ये होती है कि दोस्तों पहले सुनिए, उसे समराइज़ करिए, या दूसरे पर्सन ने अभी क्या कहा था उसे जोर से रिकैप करिए अपने दिमाग के अंदर। यह तरीका कई पर्पस को पूरा करता है। यह विश्वास दिलाने में हेल्प करता है कि आपने सुनी सुनाई बातों को सही ढंग से सुना है कि नहीं, जबकि यह आपकी मेमोरी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। यह बातचीत के आपके फेवर में होने के लिए डिटेल्स को बिगाड़ने या उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की पॉसिबिलिटीज़ को भी कम करता है दोस्तों। कभी कभार हकीकत जानने से दुख होता है और इन्फॉर्मेशन को जानकर ये अफसोस भी होता है कि आपको अपने आइडियाज़ और प्री कॉन्सेप्शन को बदलना होगा, लेकिन यह वह वैल्यू है जो आप सीखने और आगे बढ़ने के लिए ब्यूटीफुल प्रोसेस के हिस्से के रूप में पाते हैं। लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को बड़े सलीके से और एक्यूरेटली फेस किया जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को बड़े सलीके से और एक्यूरेटली फेस किया जाना चाहिए, क्लियरली और प्रिसाइज लैंग्वेज में, आई मीन टू से। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं दोस्तों। लाइफ असल में एक विशाल और कॉम्प्लिकेटेड टेपेस्ट्री या अलग कहें तो एक कैनवस है दोस्तों, और फिर भी हम सिर्फ उन अलग अलग हिस्सों को ही देखते हैं जिन्हें हमें देखने की ज़रूरत होती है। अगर आप चलते हुए ज़मीन पर एक एप्पल को देखते हैं तो आप शायद उसके अलावा उस टहनी, पेड़, जड़ों और मिट्टी के बारे में नहीं सोचते हैं जो गिरने से पहले उसके साथ जुड़े हुए थे। तो इसकी वजह यह है दोस्तों कि हम सिर्फ उन चीज़ों को पहचानते हैं या उन पर ध्यान देते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है या हमारे रास्ते में आड़े आती है। एप्पल हमारा ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि ये फूड और सब्सटेनेंस यानी जीविका को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, लेकिन हम पेड़ और मिट्टी पर विचार नहीं करते हैं क्योंकि वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी काम के नहीं दिखाई देते हैं हमारे को। बेशक हम हर वक्त हर चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते हैं, दुनिया इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए माइंड चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है ताकि हम उन्हें ईजीली हासिल कर सकें। हालांकि कभी ना कभी दुनिया के बारे में हमारी सोच को दबाया जाता है और चीज़ों को बेहतर बनाया जाता रहा है दोस्तों। यही वजह है कि रूल नंबर 10 एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। प्रिसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए, यानी सही तरीके से पेश आना। हाँ दोस्तों, सही तरीके से पेश आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कैसे हेल्प करता है? वर्ड कार के बारे में सोचिए दोस्तों। आपको पता है कि कार क्या है, राइट? यह एक व्हीकल है जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाता है, लेकिन जब यह व्हीकल पॉइंट ए और बी के बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है, तो क्या आप जानते हैं कि कार को ठीक करने के प्रिसाइज तरीके क्या होते हैं? तो क्या आप हुड को उठा सकते हैं और कॉम्प्लेक्स मशीनरी के इस पीस को ठीक कर सकते हैं दोस्तों? इसके पक्के चांसेस हैं कि जब आपकी कार खराब हो जाती है तो आप तिलमिला जाएंगे और अपनी कार को अनाप शनाप भी बक सकते हैं और उसे एक सिंपल सी चीज़ समझकर उसे लात भी मार सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा तब होता है जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स और कियोटिक हो जाती हैं। इसलिए इसे रिकवर करने के लिए आपको बड़े ही सलीके से और शांति से खुद को ये समझाते हुए इस सिचुएशन को रीएस्टैब्लिश करना होगा और देखना होगा कि क्या गलत हुआ है। जब आपकी बॉडी में तकलीफ हो जाती है और आप बीमार हो जाते हैं तो सेम इसी बात की ज़रूरत होनी चाहिए दोस्तों। प्रॉब्लम
कोई भी हो सकती है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर को इसके प्रिसाइज सिम्टम्स बताने होंगे, जैसे कि क्या आपके पेट में दर्द होता है या आपको फीवर है, क्या यह आपके द्वारा कुछ खाने के बाद शुरू हुआ, आपको क्या हुआ था। सही सही बताने से आप ऑर्डर को रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं और बेहतर महसूस करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स उठा सकते हैं। प्रिसाइज लैंग्वेज आपके रिलेशनशिप्स को और भी स्मूथली चला सकती है। क्या आपका पार्टनर कुछ ऐसा करता है जो आपको परेशान करता है, जैसा खुद की साफ सफाई करने में फेल होना, अनहाइजीनिक होते हैं ना कई बार पार्टनर्स, तो जितनी जल्दी आप उनके साथ ऑनेस्ट और प्रिसाइज होंगे, आप उनको क्लियरली बताएंगे कि हमें ये बर्दाश्त नहीं होता, आपकी लाइफ उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगी। गुस्सा करने से तो कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं दोस्तों, सलीके से पेश आना ज़रूरी है। बुरे और अत्याचारी आदमी सब जगह हैं, लेकिन हमें ह्यूमन नेचर को दबाने से बचना चाहिए। हाँ दोस्तों, बुरे और अत्याचारी आदमी सब जगह हैं, लेकिन हमें ह्यूमन नेचर को दबाने से बचना चाहिए। यानी देयर आर बैड एंड ऑपरेसिव मेन, बट वी मस्ट अवॉइड सप्रेसिंग ह्यूमन नेचर। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। जॉर्ज ऑरवेल के द रोड टू वीगन फायर में ऑथर इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि सोशलिज्म इंग्लैंड में डिफेंडर्स को अट्रैक्ट कर रहा था, ना सिर्फ माइनर्स के सामने आने वाली हार्श कंडीशंस के लिए सहानुभूति के कारण, बल्कि रिच और पावरफुल लोगों से नफरत की वजह से ऐसा था। आज मेल डोमिनेटेड लीडरशिप के प्रति यही सेम एटीट्यूड है जो कि पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता के रूप में जाना जाते हैं। पेट्रियार्की के लिए इस नफरत को मिटाने का एक पावरफुल सोर्स मार्क्सिज्म बेस्ड फ्रैंकफर्ट स्कूल के मैक्स हॉर्कमेयर हैं, जिन्हें सो कॉल्ड क्रिटिकल थ्योरी का प्रोपोनेंट या फाउंडिंग फादर कहा जाता है। उन्होंने महसूस किया था कि एजुकेशन और इंटेलेक्चुअलिज्म को सोशल चेंज पर फोकस करना चाहिए और वुमेन को पावरफुल बनाने के बजाय इसे कल्चर में पावरफुल ऑपरेसर यानी अत्याचारियों का मुकाबला करने और उनको ख़त्म करने के लिए काम करना चाहिए, यानी रूलिंग मेल्स की पावर ख़त्म करनी चाहिए दोस्तों। जिस तरह आज दुनिया भर के ह्यूमैनिटीज़ कोर्स में पॉलिटिकल एक्शन हमारे मैचो कल्चर का नाश कर रहे हैं दोस्तों। आज सब कुछ फिक्स करने या क्रिएट करने के बजाय डिस्ट्रॉय करने के बारे में ही होता है दोस्तों, और ऑथर के अकॉर्डिंग इसने हमें मेल बिहेवियर पर आउटरीच डायरेक्शन के साथ छोड़ दिया है, जो बहुत ही खतरनाक और ख़राब है। उदाहरण के लिए कई मेल स्टूडेंट रेगुलरली एक हॉस्टाइल एक्यूजेशन का सामना कर रहे हैं जो कि पेट्रियार्की का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई के रास्ते से भटके हुए हर आदमी को एक पोटेंशियल सेक्स ऑफेंडर के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ये सच है कि कई मेल्स ने बेरहमी से बिहेव किया है। ऑथर का तर्क है कि वहीं कई मेल्स भलाई के लिए भी अपने नेचुरली एग्रेसिव एटीट्यूड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी हेल्दी कंपटीशन में एंगेज होना, डेंजरस एरियाज की खोज करना और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना। यह स्केट बोर्डर्स के ऑथर की याद दिलाता है दोस्तों। टोरंटो यूनिवर्सिटी के कैंपस की बिल्डिंग के बाहर वह अद्भुत साहस और खतरे को गले लगाने की इच्छा दिखाने वाले एक अद्भुत स्केट बोर्डर थे, लेकिन जब प्रशासन ने कैंपस में स्केट बोर्डिंग पर बैन लगाने का फैसला किया, यहाँ हम रूल नंबर 11 पे आते हैं, यंग लोगों को स्केट बोर्डिंग करने से टोके नहीं। हाँ दोस्तों, हमने असल में कई फिक्शनल मीडियम्स में देखा है जब पुरुष अपनी मैस्कुलिनिटी यानी अपनी मर्दानगी को जाहिर करते हैं तो उसका क्या असर दिखता है। जैसे कि फाइट क्लब की स्टोरी हमें दिखाती है कि एग्रेसिवनेस एक ऐसा जरिया बन जाती है जो इंसान की तकदीर बदल देती है, और वीकनेस के प्रति रियल वर्ल्ड का रिएक्शन हमें राइट विंग पॉलिटिक्स के प्रभाव के रूप में दिखाई देता है। सच तो यह है दोस्तों कि महिलाएं नहीं चाहती हैं कि लड़के सीखे बिना और बिना आज़ादी के बड़े हों। वे कहते हैं कि हर लड़के की एक मदर होती है, और कौन सी मदर ऐसी होगी जो अपने लड़के को एक डिपेंडेंट आदमी के रूप में देखना नहीं चाहेगी। लाइफ हार्ड है दोस्तों, दुखों से भरी हुई है, इसलिए लाइफ में छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाना भी ज़रूरी है। हाँ, लाइफ हार्ड है और दुखों से भरी हुई है, लेकिन लाइफ में छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाना भी ज़रूरी है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। क्या आपने कभी किसी बीमार पर्सन की देखभाल की है दोस्तों? यह लाइफ के कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंजेस में से एक हो सकता है। ऑथर की डॉक्टर 6 साल की एज में ही सीवियर अर्थराइटिस बीमारी से जूझ रही है। वह लगातार दर्द से पीड़ित रहती है, उसे जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए लगातार इंजेक्शन और कई सर्जरीज की ज़रूरत होती है।
अगर इस सिचुएशन में आपकी अपनी डॉटर हो तो आप सोच सकते हैं कि लाइफ कितनी अनफेयर हो सकती है, लेकिन ये महसूस करना ज़रूरी है कि यही दुख, पीड़ा और दुख के अंधेरे बादल ही हैं जिनकी वजह से गुड मूवमेंट्स को वैल्यू दी जाती है। दोस्तों, सुपरमैन पर गौर कीजिए। जब यह कैरेक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो वह बेहद पॉपुलर था, लेकिन तब कॉमिक बुक्स के राइटर्स उसे एक के बाद एक पावर देते रहे जब तक कि वह रियल में वर्चुअली जाना पहचाना जाने ना लगा। नेचुरली तब रीडर्स धीरे धीरे उससे बोर होने लगे। दोस्तों, अगर डेंजर का कोई रिस्क नहीं है तो सुपरमैन की विक्ट्रीज खोखली लगती है, और इसी तरीके से अच्छे मूवमेंट्स तब मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर हमें उन तक पहुंचने के लिए डिफ़िकल्टीज और सफरिंग से ना जूझना पड़े। यही वजह है कि रूल नंबर 12 का पालन करना इम्पॉर्टेंट है। लाइफ के द्वारा ऑफर की जाने वाली छोटी छोटी खुशियों से भी बेस्ट निकालना। तो इस रूल को फॉलो करने से आप लाइफ को गले लगाने और अपने रास्ते में आने वाली हर अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना पक्का कर पाएंगे। जब आप लॉन्ग टाइम तक अपने आप को टफ टाइम से गुजरता हुआ पाएंगे तब भी। तो सालों के दुखों और परेशानियों के बाद ऑथर की डॉटर को फाइनली एक नया फिजियोथेरेपिस्ट मिला जिसने उसे ज़्यादा एक्टिव, नॉर्मल और कम दुखी बनने में हेल्प करी। आगे रास्ते और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन जब तक वे लास्ट तक एक साथ होंगे तब तक वो दोनों ही इम्प्रूवमेंट्स को देखकर एंजॉय कर सकेंगे। यही सबसे बेस्ट एटीट्यूड है दोस्तों। इसी की बदौलत आप अपना वक्त लेकर मुश्किलों का सामना करके दूसरी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, रात के अंधेरे के बिना दिन की कोई कीमत नहीं होती है। जैसे कियोस यानी अपराध के बिना कानून की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। लाइफ में दुख तो आएंगे ही, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो कि हमारी सॉलिडिटी को मीनिंग देती है दोस्तों, और शांति के पलों को वैल्यूएबल बनाती है। तो अमेजिंग किताब लगी मुझे। तो 12 रूल्स हैं, अपनी ज़िंदगी में लगा सकते हैं, अभूतपूर्व बदलाव देख सकते हैं। दोस्तों, अंत में इस किताब के कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूँ। पहला, एक एडल्ट के रूप में आपको उन गोल्स को डिटरमाइन करना चाहिए जो आपकी यह डिफाइन करने में मदद करते हैं कि आप कौन हैं और लाइफ में आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। फिर आपको वे स्टेप्स दिखाई देंगे जो आपको लेने चाहिए और जो आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे। पॉइंट नंबर 2, स्टडीज़ बताती हैं कि शराब या डिप्रेशन की चपेट में आने वालों में कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में एंटर करने के चांसेस कम ही होते हैं, जो सिर्फ उनमें इनएक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत करता है और उनमें लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। इसके उलट वे लोग जो विनिंग लाइंस पर होते हैं, उन लोगों में अक्सर एक ज़ोरदार आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज मौजूद होती है जो उनमें जीत की भावना को जिंदा रख सकती है। पॉइंट नंबर 3, कई बड़ी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम बड़ी खुशी के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और जितना बड़ा बलिदान यानी सेक्रीफाइस होगा उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद हो सकता है। आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहें दोस्तों, और हर तरीके का सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहें, और तब आपको यकीनन पुरस्कार दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, बेहतर बातचीत करने वाला होने के लिए एक इजी ट्रिक ये होती है कि पहले सुने और फिर उसे समराइज करें, या दूसरे पर्सन ने अभी क्या कहा था उसे ज़ोर से रिकैप करिए दोस्तों। यह तरीका कई पर्पस को पूरा करता है। यह विश्वास दिलाने में हेल्प करता है कि आपने सुनी सुनाई बातों को सही ढंग से सुना है कि नहीं, जबकि यह आपकी मेमोरी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, ज़िंदगी गुजारना एक कांस्टेंट स्ट्रगल है जिसमें कई मुश्किलात और परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, और अगर लाइफ में किसी चीज़ की गारंटी है तो वह यही है कि पॉसिबली आपको हर कॉर्नर पर मुश्किलें खड़ी हुई मिल सकती हैं, लेकिन इसमें ब्यूटी और एंजॉयमेंट भी पाया जाता है दोस्तों। हालांकि ये बदतर भी हो सकता है, कंडीशंस बदतर हो सकती हैं। आप बस इतना कर सकते हैं कि आप फुल ट्राई करिए, ऑनेस्ट और ट्रुथफुल बने रहिए, और सेल्फिश और अहंकारी होने से बचिए। लाइफ में खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इम्पॉर्टेंट है, और अपनी कमियों के लिए दुनिया या दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए दोस्तों। अल्टीमेटली ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने,
और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें। और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।